साथियों, आज का हमारा मुद्दा भाषा से संबंधित है। आज़ादी के 75-76 साल बाद यह दुर्भाग्यजनक है कि फिर से एक बार भारत के विभिन्न राज्यों में भाषाई अराजकता की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के लिए कई लड़ाइयाँ हुई, कई विद्रोह हुए और एक समय ऐसा लगा कि भारत की अस्मिता और भारत की अखंडता खतरे में न कहीं पड़ जाए और इसके पीछे द्रविड़ राजनीति को जिम्मेवार ठहराना गलत नहीं होगा। जब हम रामास्वामी की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, तो द्रविड़ आंदोलन में इन्होंने जो एक केंद्रीय मुद्दा बनाया वो हिंदी भाषा के विरोध के लिए लोगों को संगठित करने का ही यह मुद्दा बनाया, जो सफलतापूर्वक परवान चढ़ा। और डीएम की यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो करुणानिधि थे, उनके ही नेतृत्व में तमिलनाडु में सत्ता में आए। लेकिन यह राजनीतिक इतिहास इसका गवाह है कि इसके पीछे द्रविड़ आंदोलन का पॉजिटिव पक्ष नहीं था, इसमें एक नेगेटिव पक्ष यह था कि हिंदी भाषा का विरोध जितने स्तर पर हम कर सकते हैं करें, क्योंकि यही हमारी सफलता का द्योतक बनेगा। और कई बार सत्ता में आना जाना हिंदी भाषा के विरोध के कारण द्रविड़ आंदोलन में रहा। एक बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हमेशा भूलती रही है कि वह एक तरफ तो कहती है कि भारत के संविधान के प्रति उनका विश्वास, जो उनका ट्रस्ट है, वह बहुत अधिक है और वो हमेशा दक्षिणपंथियों पर यानी बीजेपी पर हमेशा वह आक्षेप करती है, ब्लेम करती है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन बीजेपी या आरएसएस का पक्ष लेना यह एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या कभी बीजेपी और आरएसएस ने भारत के संविधान में अंकित राजभाषा हिंदी का विरोध किया? क्या बीजेपी ने कभी तमिल का विरोध किया? क्या कभी आरएसएस ने तेलुगु भाषा के लोगों का विरोध किया या कन्नड़ या मराठी लोगों का विरोध किया? लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हिंदी भाषा के प्रति इतनी वैमनस्यता अगर कन्नड़ भाषाई में, तेलुगु भाषाई में, तमिल भाषाई के लोगों में है, तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक मुद्दा कब एक देश को खंडित करने वाला मुद्दा बन जाए, यह कोई कह नहीं सकता। हमारे देश में कई भाषाएं हैं और कई भाषाओं को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। अभी कुछ दिन पहले बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा बनाया गया और तमिल, तेलुगु, संस्कृत ये सब तो पहले से शास्त्रीय भाषा है ही, इसमें कहना ही क्या है। लेकिन अगर हिंदी संवैधानिक भाषा है, राजभाषा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत की किसी सरकार ने राष्ट्रभाषा तो उसे नहीं बनाया, नेशनल लैंग्वेज तो उसे नहीं बनाया। तो इसके बावजूद अगर हिंदी भाषा के प्रति दुराग्रह कर्नाटक में हिंदी भाषा से जुड़े हुए लोगों और नौकरी करने वालों के विरुद्ध जो एक आक्रामकता है, वह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हम भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम संविधान को एक केंद्रीय मुद्दा माने। और संविधान को अगर हम केंद्रीय मुद्दा मानते हैं और एक्सेप्टेंस रखते हैं संविधान के प्रति, तो हम थोड़े से इतिहास में जाएं कि क्या संविधान सभा में हिंदी भाषा में भाषण नहीं दिया जाता था? आप संसद टीवी पे जो संविधान सभा पर सीरियल बना था, वो पूरी तरीके से कोट और अनकोट है, वह कहीं से स्क्रिप्टेड नहीं है। उसमें आप देखें सिर्फ पात्र बदले गए हैं, भाषण भी वही है, जो रहन सहन है, बोलने का तरीका है, कोशिश किया गया है कि वही रहे। और उसमें कई सारे ऐसे महापुरुष हैं और महान महिलाएं हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो, वो हिंदी में अपनी बात रखे हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हिंदी में भी भाषण दिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार हिंदी में भाषण दिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वो हिंदी में ही भाषण देते हैं।
क्योंकि हिंदी के प्रति उनका जो ईजीनेस है वो अधिक है, क्योंकि हिंदी के प्रति उनका सम्मान भी है और आसान भी है उनको बोलना। लेकिन क्या वो तमिल के विरोधी हैं? उन्होंने कई बार कहा है कि तमिल बोलने नहीं आता है तो मैं पछताता हूँ कि मैंने सीखा नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि तमिल का विरोध किया जा रहा है, तेलुगु का विरोध किया जा रहा है। हिंदी हो या तमिल हो या तेलुगु हो या मलयालम हो या कन्नड़ हो या उड़िया हो, वो भारत के ऑर्नामेंट्स हैं, वो भारत की भाषाएं हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर पूर्ण करती हैं। अगर हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए भाषा का सहारा लेने लगे तो हम क्या पहली अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या हम महाशक्ति बन पाएंगे? क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? जो देश गृहयुद्ध करे भाषा के लिए, वह देश कैसे लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड को? आज हमें अपने अर्थव्यवस्था को कैसे हाईटेक बनाए, कैसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाए, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम कैसे एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। 60 के दशक का पेरियार मूवमेंट या रामास्वामी का मूवमेंट या 70 के दशक का या 80 के दशक का मराठा और वर्सेस हिंदी मूवमेंट, यह सब भूलने का टाइम आ गया है। अब तो हमारे बीच कई कम्युनिकेशंस हैं, वो मीडिया का कम्युनिकेशंस है, वो इंटरनेट का कम्युनिकेशंस है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना कब बलवती होगी? जब हिंदी भाषा छात्र तमिल भाषा छात्रों को तमिल सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, वह इंटरकनेक्शंस होगा, इंटरकॉपरेशन होगा, तभी हमारा देश एक मजबूत देश बन पाएगा। अगर इसके बावजूद अगर हम भाषाओं के लिए लड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, हमारा जो जड़ है, जो विविधताओं के साथ एकता जिसमें छुपा हुआ है, वही खत्म हो जाएगा। तो सही तौर पर हमें द्रविड़ वर्सेस आर्यन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हिंदी वर्सेस तमिल की नहीं बात करनी चाहिए। और विशेष रूप से शरद पवार जैसे महान नेता जो इस देश की राजनीति को 50 वर्षों से ज़्यादा देखे हैं, अगर उनका स्टेटमेंट अगर हिंदी विरोधी आता है तो उनकी संकुचित मानसिकता पर तो तरस आना चाहिए। क्योंकि मराठी जो नेताएं हैं उसमें ज्योतिबा फुले भी आते थे, उनमें भीमराव अंबेडकर भी आते थे, उसमें छत्रपति शिवाजी का भी नाम इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपने सम्मान को हमेशा जाहिर किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से संविधान लिखा और कई दफ़ा उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, उनका एक भी भाषण हिंदी के विरुद्ध नहीं है। ज्योतिबा फुले का एक भी लेखन हिंदी के विरुद्ध नहीं है। और इसके अलावा कई ऐसे महाराष्ट्र के नेता हैं जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो लंदन में नहीं है स्थित, वो मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर आपको राजनीति ही करनी है तो ग्रेविटी के साथ राजनीति किया जाए। आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कितना टैक्सेशंस क्रिएट कर रही है मुंबई में रह करके, तब तो आपको विरोध नहीं है हिंदी का। लेकिन हिंदी भाषा बोलने वाले बैंकमैन, हिंदी भाषा बोलने वाले रेलवे के लोग, हिंदी भाषा बोलने वाले कॉरपोरेट के लोग, अगर आपको उनके प्रति रवैया खराब है तो ये दुर्भाग्यजनक है। तो हमारा सबसे आग्रह है कि हिंदी भाषा जो 16-17 राज्यों में फराटेदार बोली जाती है, वो भारत की अपनी भाषा है, उसके प्रति जो वैमनस्यता है वह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, उसे खत्म करना चाहिए। और संविधान की भावना का सम्मान करते हुए हमारी सभी भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं के सहित सबका सम्मान करना चाहिए, और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। तभी भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनेगा। थैंक यू वेरी मच।